SK21 gynae paper number 1. A 28-year-old Rh negative primary gravida woman undergoes laparoscopic removal of an ectopic pregnancy. At 8 weeks of gestation, what is the recommended dose of anti-D immunoglobulin? तो ये क्वेश्चन आपने बस रट्टा करना है कि डोज ऑफ एंटी-डी इम्यूनोग्लोबिन कितना होगा. दैट विल बी 250 इंटरनेशनल यूनिट्स. ठीक है, 12 वीक्स पे हम 250 देते हैं. ठीक है, 12 to 20 वीक्स पे भी हम 250 इंटरनेशनल यूनिट्स देते हैं विद इन 72 हावर्स. ठीक है, अच्छा मोर देन 20 वीक्स होंगे तो उसके लिए आप कैलहोर टेस्ट करेंगे और फिर 500 इंटरनेशनल यूनिट्स दोगे फॉर 72 हावर्स. फिर है ऑन ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड अ गेस्टेशनल सैक कैन बी फर्स्ट रिलायबली विजुअलाइज्ड एट विच गेस्टेशनल एज. तो ये भी आपने याद रखना है कि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड पे आपको फर्स्ट जो गेस्टेशनल सैक आपको कब नज़र आएगा, 4th वीक पे नज़र आएगा. ठीक है, तो 4th वीक पे आपको गेस्टेशनल सैक नज़र आएगा. ये योक सैक आपको 5th वीक पे नज़र आता है, एम्ब्रियो आपको 5 to 6 वीक पे नज़र आता है और फीटल हार्ट बीट जो है आपको 6th वीक पे नज़र आएगा. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द रिकमेंडेड टाइमिंग फॉर पेरेंटल स्क्रीनिंग ऑफ डाउन सिंड्रोम. तो प्रीनेटल स्क्रीनिंग ऑफ डाउन सिंड्रोम के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं प्रीनेटल, इसके लिए न्यूकल ट्रांसलूसी 11-13 वीक्स पे. ठीक है, तो न्यूकल ट्रांसलूसी आप करोगे. ये बेस्ट सिंगल मार्कर है फॉर फीटल डाउन सिंड्रोम. ये आपके साथ 70 to 80% ऑफ प्रेगनेंसीज जो अफेक्टेड हुए हैं, ठीक है, उनको डिटेक्ट करता है और ये आप 10 to 14 वीक्स पे करते हो. ठीक है, फिर इसके बाद है, अच्छा इसके लिए आपने याद रखना है इस वाले क्वेश्चन के लिए कि आपके साथ डाउन सिंड्रोम में एक AFP आपके साथ कम होगा. ठीक है, और जो एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट है या एनेंसेफली वगैरह है, ठीक है, तो उनमें आपके साथ AFP इंक्रीज़ होता है. तो डाउन सिंड्रोम पे AFP का क्वेश्चन भी आता है. ठीक है, अच्छा फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरियोटाइप इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन कंप्लीट मोल. तो कंप्लीट मोल में आपको कौन सा कैरियोटाइप नज़र आता है, तो आपको 46XX विच इज़ ग्रेटर देन 46XY. ठीक है, सबसे पहले कंप्लीट मोल में 46XX. ठीक है, फिर उसके बाद 46XY आता है. इनकम्प्लीट मोल होगा तो उसमें 69XXX या 69XXY, ये याद रखें. ठीक है, फिर इसके बाद है द जीनोटाइप ऑफ कंप्लीट मोल इज़. तो कंप्लीट मोल का जीनोटाइप क्या होगा आपके पास, ये है डिप्लॉयड. ठीक है, कंप्लीट मोल डिप्लॉयड होता है, इनकम्प्लीट या पार्शियल मोल ट्रिप्लॉयड होता है. An 8-week pregnant woman presents with abdominal pain and mild vaginal bleeding. अल्ट्रासाउंड पे आपको स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस नज़र आती है. तो ये स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस ये डायग्नोस्टिक है कंप्लीट मोल के लिए. ठीक है, तो ये आपको स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस कंप्लीट मोल में नज़र आएगी. A 7 weeks pregnant woman presents with vaginal bleeding. Examination shows a closed cervical os. Ultrasound shows a gestational sac without fetal heartbeat. Which of the following is your diagnosis. तो जब भी आपको gestational sac मिलेगा without fetal heartbeat तो ये आपके साथ missed miscarriage होगा. ठीक है, इसमें आपको fetal heartbeat नज़र नहीं आता. जो threatened miscarriage होता है उसमें आपके साथ हार्ट एक्टिविटी प्रेजेंट होती है. मिस्ड मिसकैरेज में आपके साथ कार्डियक एक्टिविटी नहीं होगी और सर्वाइकल ऑस आपके साथ क्लोज्ड होगा. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये दोनों पॉइंट्स दिए हैं कि सर्वाइकल ऑस इज़ क्लोज्ड एंड आपको फीटल हार्ट बीट नहीं नज़र आ रहा, तो दिस इज़ मिस्ड मिसकैरेज. अगर फीटल हार्ट बीट डिटेक्टेबल होता फिर ये आपके साथ था थ्रेटन्ड मिसकैरेज. ठीक है, फिर उसके बाद है कोरियोकार्सिनोमा कॉमनली मेटास्टेसाइजेस टू विच ऑर्गन. तो कोरियोकार्सिनोमा कहाँ पे मेटास्टेसाइज होता है,
लंग्स में जाता है, ठीक है, याद रखें। कोरियोकार्सिनोमा लंग्स। 28-year-old woman has second degree UV prolapse with mild cystocele. Which of the following is the next best management? तो इसमें अक्सर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री में आपसे लिगामेंट का भी पूछते हैं, और फोर्थ 4 डिग्रीज हैं, 1 2 3 4। तो पहले 3 में यूट्रोसैक्रल लिगामेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और जो फोर्थ डिग्री यूवी प्रोलैप्स होता है तो उसमें आपके साथ ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने कहा है कि सेकंड डिग्री है उसको माइल्ड सिस्टोसील भी है, तो आपने क्या मैनेजमेंट देनी है, इसमें आप पेसरी देते हो, ठीक है। यू डू पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। आपने पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करने हैं, ये बिल्कुल ठीक है। सॉरी फॉर सेइंग दिस, समटाइम्स आपको एमसीक्यू इससे भी याद होगा, मैंने पहले गलत कहा फिर ठीक कर दिया। इट इज़ एक्चुअली पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज आपके साथ क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स को, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इट इज़ सेफ एंड रिस्क फ्री एंड शुड बी रिकमेंडेड फॉर ऑल पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्सेस। सारे पेल्विक ऑर्गन के प्रोलैप्सेस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद है 30-year-old woman develops sudden shortness of breath 1 hour after prolonged labor, ठीक है। तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज, तो आपके साथ ये एक वुमन है उसको सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और लेबर की बात आई है, तो जब भी आपके साथ लेबर वगैरह की बात आ जाए, ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म को चूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, फिर सडन डेथ होगा तो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होगी। उसके बाद अगर डेथ आफ्टर 3 to 5 days होगी तो उसमें फैट एम्बोलिज्म होगी। अगर प्रेग्नेंट लेडी है और वो डाइड हो गई ड्यूरिंग लेबर तो उसमें आपने एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म लिखना है, ठीक है। अच्छा, फिर है हाइपरटेंसिव एंड डायबिटिक वुमेन कम्स टू यू फॉर सीकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस। हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक वुमेन है, वो आपके पास आई है कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो कौन सा मेथड होगा जो आपने उसको नहीं देना, प्रेगनेंसी में आप कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं देते, ठीक है। तो दिस शुड बी COCPs should be avoided. A 6-month-old baby presents with diarrhea and vomiting every time he is given cow milk. A hydrogen breath test is performed and shows significant rise in the hydrogen. The baby is switched to soy-based formula milk with improvement in symptoms. तो ये आपके साथ क्या हुआ, ये आपके साथ है एक 6 मंथ का बेबी है, उसको डायरिया वॉमिटिंग, जब भी आप उसको काउ मिल्क देते हो, ठीक है, तो डायरिया और वॉमिटिंग होती है। उसके बाद यूरिया ब्रेड टेस्ट हो गया जिसमें हाइड्रोजन आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है, उसकी वजह से बेबी जो है उसका मिल्क चेंज कर दिया सोए पे, सोए बेस्ड फार्मूला मिल्क में, ठीक है। तो दिस इज़ लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है, लैक्टोज इंटॉलरेंस। फिर उसके बाद है कि जब आप याद रखो कि सिम्टम्स स्ट्रगल्ड बाय काउ मिल्क एंड इम्प्रूव्ड विद लैक्टोज फ्री फार्मूला इंडिकेट्स लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है, ये आपके साथ इंडिकेट करता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। द न्यू बॉर्न बेबी स्टार्टेड ब्लीडिंग फ्रॉम स्टम्प ऑफ umbilicus. Platelets are within normal range but prolonged bleeding. Which of the following factor is deficient? तो जब भी आपके साथ ब्लीडिंग फ्रॉम स्टम्प होगा ऑफ अम्बिलिकस और प्लेटलेट्स नॉर्मल रेंज में होंगे लेकिन आपके साथ ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग होगी, दिस इज़ ड्यू टू फैक्टर 2 डिफिशेंसी, ठीक है। फैक्टर 2 डिफिशेंसी जो है ये आपके साथ ये सिनेरियो वाइटामिन के डिपेंडेंट कोगुलेशन फैक्टर्स में आपके साथ डिफिशेंसी हुई है, ठीक है। और फैक्टर 2 जो है आपके साथ फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है,
Factor 7 also vitamin K dependent factor, but factor 2 has more profound effect. अच्छा, एक होता है ग्रे बेबी सिंड्रोम, एक होता है ग्रे मैन सिंड्रोम, एक होता है रेड मैन सिंड्रोम। तो रेड मैन में हम देते हैं वेनकोमाइसिन। जो ग्रे बेबी है उसमें हम देते हैं क्लोरमफेनिकोल। जो ग्रे एडल्ट है, ठीक है, तो उसमें हम देते हैं एम्यूडेरोन। ठीक है, ग्रे मैन ग्रे मैन में हम देते हैं एम्यूडेरोन, ग्रे बेबी क्लोरमफेनिकोल, और रेड मैन में हम वेनकोमाइसिन देते हैं। A lactating mother is taking ciprofloxacin for UTI, but she is worried about drug secretion in her milk, breast milk, which can be dangerous for her baby. Now she wants to stop this drug. So which of the following drug is alternative? एक पेशेंट है, एक मदर है, उसको सिप्रोफ्लॉक्सासिन दी है यूटीआई के लिए, और उसके बाद शी इज़ वरीड अबाउट ड्रग सिक्रीशन इन हर ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ अल्टरनेटिव एंड सेफ? दैट इज़ सेफेक्साइन। अ यंग बॉय इज़ टेकिंग मोंटेलुकास्ट फॉर एस्थमा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? तो मोंटेलुकास्ट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये आपके साथ सिस LT1 रिसेप्टर का एंटागनिस्ट है। ठीक है, मोंटेलुकास्ट जो है सिस LT1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ एरिथ्रोमाइसिन? तो एरिथ्रोमाइसिन का एडवर्स इफेक्ट क्या है? इट इज़ टॉर्सेडीज डी पॉइंटीज। ठीक है, टॉर्सेडीज डी पॉइंटीज। एरिथ्रोमाइसिन क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है वो आपके साथ क्यूटी को प्रोलॉन्ग करते हैं। ठीक है, एंड इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग राइट लाइफ थ्रेटनिंग वेंट्रिकुलर टेकीएरिथमियाज, टॉर्सेड डी पॉइंटीज। अच्छा, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज रिक्वायर्स विच कोएंजाइम फॉर इट्स एक्टिविटी? तो जब भी पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की बात आ जाए, बायोटिन आपके माइंड में आना चाहिए। ठीक है, आपके साथ थायमीन फॉस्फोराइलेज के लिए पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज होता है। फ्लेविन एडेनिन न्यूक्लियोटाइड के लिए मोनो अमीन ऑक्सीडेज। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के लिए लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट के लिए ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। कोएंजाइम ए में एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। बायोटिन में पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, और 6 डिऑक्सी एडिनोसाइल कोबालामीन में मिथाइल मेलोनिक म्यूटेज। टेट्राहाइड्रोफोलेट में आपके साथ थाइमिडिलेट थाइमिडिलेट सिंथेज। A known case of hypothyroid patient is taking thyroxine. Recently, she developed some heart problem and started antiarrhythmic drugs. Now she has deranged T3 T4 despite taking thyroxine. Which of the following drug is responsible for deranged thyroid function test? तो ऐसा कौन सा ड्रग होगा? दैट विल बी योर एम्यूडेरॉन। ठीक है, एम्यूडेरॉन क्या करता है? ये आपके साथ एंटी रिथमिक है और नोटोरियस है, और आपके साथ थायराइड डिसफंक्शन कॉज करवाता है। तो ये इसका बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एम्यूडेरॉन आपके साथ थायराइड डिसफंक्शन कॉज करवाता है। ठीक है, अच्छा, बस ये इसमें मेन पॉइंट ये है कि आपको याद होना चाहिए कि एम्यूडेरॉन थायराइड डिसफंक्शन कॉज करता है। ठीक है, अच्छा, बाकी इसमें ऐसा कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है नहीं। थायरोटॉक्सिकोसिस में हम बीटा ब्लॉकर देते हैं, ये आप याद रखो। ठीक है, अच्छा, फिर है अ पर्सन गॉट स्नेक बाइट एंड वाज गिवन एंटी स्नेक वेनम इमरजेंसी। इन इमरजेंसी एंटी स्नेक वेनम हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये रिपीटेड है, इसमें हाइलोरोनिडेज और फॉस्फोलाइपेज A2 आपको मिलेगा। ठीक है, फॉस्फोलाइपेज A2 और हाइलोरोनिडेज। फीमेल पेशेंट ऑन हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो जब भी HRT की बात आ जाए उसमें आपने फर्स्ट थिंग लिखना है दैट इज़ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, रिस्क है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का। कैनाग्लेफ्लोजिन जो है एंटी डायबिटिक ड्रग है, ये आपके साथ लोअर करता है ब्लड ग्लूकोज को। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये आपके साथ SGLT2 इनहिबिटर है। कानाग्लिफ्लोजिन, डापाग्लिफ्लोजिन, ये सारे जो है आपके साथ SGLT2 इनहिबिटर्स हैं।
A patient on low fat diet, which of the following plasma component would be decreased? तो जब भी एक पेशेंट आपके साथ लो फैट डाइट पे होगा तो उसमें आपके साथ काइलोमाइक्रॉन डिक्रीज होंगे। ये भी रिपीटेड है। तो लो फैट डाइट में काइलोमाइक्रॉन डिक्रीज होते हैं, याद रखें। ठीक है, लो फैट डाइट जो है आपके साथ डाइटरी इंटेक ऑफ फैट्स को कम करवाता है, तो ये आपके साथ इसमें काइलोमाइक्रॉन्स आपके साथ कम होंगे। ठीक है। Which of the following cofactor are essential for maintaining normal glucose levels during 24-hour fasting? तो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कौन करवाता है? ये आपके साथ करवाता है बायोटिन, नियासिन और पायरिडॉक्सिन। बायोटिन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन। बायोटिन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन। ठीक है। A patient with dandruff is prescribed antifungal medication. Which essential fatty acid deficiency might contribute to this condition? तो एक पेशेंट में डैंड्रफ है, ठीक है, और वो उसके लिए एंटी फंगल मेडिकेशंस यूज़ कर रहा है, तो इसमें कौन से इसेंशियल फैटी एसिड की डिफिशिएंसी हो रही है? दैट इज़ ड्यू टू लाइनोलिक एसिड। ठीक है, लाइनोलिक एसिड। 2-year old child presents with apathy, edema, hepatomegaly and hypoalbuminemia. What is the most likely diagnosis? हेपेटोमेगैली है, हाइपोएल्ब्यूमिnemia है, दिस इज़ क्वेशियोर्कर। जब भी आपको एडेमा, एपैथी वगैरह मिली, क्वेशियोर्कर। अ फोन वाइब्रेट्स इन फोन पॉकेट, विच स्पाइनल न्यूक्लियस प्राइमरी डिटेक्ट्स वाइब्रेशन? तो वाइब्रेशन को कौन कौन सा न्यूक्लियस डिटेक्ट करवाता है? ये आपके साथ न्यूक्लियस डोर्सैलिस वाइब्रेशन को डिटेक्ट करवाता है, जिसे हम क्लार्क्स न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस डोर्सैलिस वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है, उसे हम क्लार्क्स न्यूक्लियस भी कहते हैं। न्यूरल क्रस्ट सेल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये न्यूरल क्रस्ट सेल्स किस से आपके साथ सेपरेटेड होते हैं? ये न्यूरल ट्यूब से सेपरेटेड होते हैं। जो ट्यूब है, ट्यूब को याद रखो, न्यूरल ट्यूब से ये आपके साथ सेपरेटेड होंगे। ठीक है। चाइल्ड प्रेजेंट्स विद ट्रंकल ataxia and gait instability. Imaging reveals a tumor located in the midline of cerebellum. Which part of the cerebellum is most likely involved? तो इसमें आपके साथ वर्मस इन्वॉल्व होगा। ठीक है, जब भी एटेक्सिया इंस्टेबिलिटी होगी और मिड लाइन पे आपके साथ एक ट्यूमर लोकेटेड होगा, तो ये वर्मिस को इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, तो ये याद रखो कि मिड लाइन पे आपको वर्मिस मिलता है, तो इट विल इन्वॉल्व द वर्मिस। ठीक है, और ये वर्मिस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कोऑर्डिनेशन और बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये आपके साथ ट्रंकल एटेक्सिया या गेट डिस्टर्बेंस कॉज करवाता है। ठीक है, अगर सेरेबेलर ट्यूमर होगा तो वो लिम्ब एटेक्सिया करवाएगा। ट्रंकल एटेक्सिया की बात आ जाए तो उसमें वर्मस लिखना है। अ पेशेंट हैज़ एलिवेटेड लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड लिपिड वैक्यूल्स इन मसल ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? लिपिड वैक्यूल्स इन मसल आपको किस चीज़ की वजह से मिलेंगे? कार्निटीन डिफिशिएंसी की वजह से। कार्निटीन जो है आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये आपके साथ शटल और ट्रांसपोर्टिंग ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड करवाता है across the inner mitochondrial membrane into the mitochondrial matrix. अगर आपके साथ कार्निटीन नहीं होगा तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड आपके साथ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं जाएंगे और वो आपके साथ साइटोप्लाज्म में एक्युमुलेट होंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे लिपिड वैक्यूल्स बनेंगे और फैटी एसिड्स आपके साथ ज़्यादा हो जाएंगे। फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड्स आपके साथ मसल टिश्यूज़ में ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज़्म है। ट्यूमर सप्रेसर जीन कौन सा है? वो है TP53। ठीक है, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस NBTE की बात करें तो इसमें आपने टर्मिनल न्यूप्लास्टिक डिजीज़ लिखना है। ये यहाँ पे है ऑप्शन ई, टर्मिनल न्यूप्लास्टिक डिजीज़। जो SLE होता है उसमें लिबमैनसेक एंडोकार्डाइटिस होगा। जो NBTE होगा उसमें टर्मिनल न्यूप्लाज्म होगा। जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है उसके बारे में क्या चीज़ करेक्ट है? तो इसमें आपके साथ वन ऑफ द फोर चिल्ड्रन आर अफेक्टेड। नो, वन ऑफ द फोर नहीं, 50% अफेक्टेड।
ठीक है, 50% आर अफेक्टेड और 50% आर अनअफेक्टेड। 1/4 आपको ऑटोसोमल रिसेसिव में मिलेगा, ठीक है। इसमें 50-50% चांसेस है। इसमें आप एनोलॉजी ऑफ कॉइन याद रखो कि जब हम कॉइन को फ्लिप करते हैं तो इसमें 50% चांस होता है कि आपके साथ हेड्स आएगा या 50% चांस है कि आपके पास टेल्स आएगा, ठीक है। तो रिमेंबर द एनोलॉजी ऑफ फ्लिपिंग ऑफ कॉइन, ठीक है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में भी 50-50% चांसेस होंगे कि एक चाइल्ड 50% चाइल्ड अफेक्टेड होंगे और 50% दे विल बी इनअफेक्टेड। Patient presents with chest pain radiating to the jaw and arm. ECG show ST elevation with inverted T waves. तो inverted T waves का मतलब है हाइपोकेलेमिया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उसको चेस्ट पेन है रेडिएटिंग टू द जॉ, ठीक है। तो इसमें अंडरलाइंग पैथोलॉजी क्या है, इसमें आपके साथ आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस हुई है, ठीक है। किस तरह हुई है, क्योंकि आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस जो है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन द आर्टरी, इसे हम आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस कहते हैं और इसका मोस्ट कॉमन कॉज है स्टेम आई। तो यहाँ पे स्टेम आई का सिनेरियो दिया है और उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, दैट इज़ इट इज़ कॉजिंग, ये आर्टीरियल थ्रोम्बस का मोस्ट कॉमन कॉज है STMI, ठीक है। और जो वीनस थ्रोम्बोसिस है वो आपके साथ वेन्स में होता है और MI और हार्ट अटैक्स की वजह से ये नहीं होता। MI या हार्ट अटैक्स की वजह से आप याद रखो कि आर्टरीज में थ्रोम्बोसिस होगी, ठीक है, वेन्स में नहीं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर बॉडी इज़, तो फर्स्ट लाइन डिफेंस फॉर बॉडी इज़ योर स्किन, ठीक है, ये याद रखो। फर्स्ट जो है टिश्यूज़ में मैक्रोफेजेस होंगे, ब्लड में न्यूट्रोफिल होगा, सरफेस पे स्किन होगा। ओवरऑल फर्स्ट लाइन की बात की जाए तो उसमें भी आपने स्किन लिखना है, ब्लड की बात आ जाए न्यूट्रोफिल लिखना है, टिश्यूज़ की बात आ जाए तो मैक्रोफेजेस लिखने हैं, ठीक है, मैक्रोफेजेस इन टिश्यूज़। Patient had a RTA hit by a car and on left side examination of the left chest shows diminished sound and gut herniation above the diaphragm। तो ये भी रिपीटेड है कि जब भी आपके साथ गट हर्निएशन अबव द डायफ्राम होगी तो दैट इज़ लंबोकोस्टल ट्रायंगल, ठीक है। लंबोकोस्टल ट्रायंगल को हम बोचदेलेक फोरामेन भी कहते हैं, ठीक है, या बोचदेलेक ट्रायंगल। अ यंग बॉय कोलैप्स्ड व्हाइल प्लेइंग इन स्कूल एंड डाइड ऑन ऑटोप्सी, मीडियम साइज वेसल्स आर इन्वॉल्व्ड। तो जॉइंट और टकायासु तो जॉइंट सेल आर्ट्राइटिस में होते हैं, कावासाकी आपके साथ मीडियम साइज वेस्कुलाइटिस में होगा। पल्मोनरी ट्रंक आपके साथ कौन से आर्च से डिराइव होता है, तो ये आपके साथ जो है 6 नंबर आर्च से पल्मोनरी ट्रंक अराइज होगा, ठीक है। पल्मोनरी ट्रंक जो है वो 6 नंबर से होता है। जो डक्टस आर्टीरियोसिस है वो आपके साथ कौन से आर्च से, वो भी आपके साथ जो है, लेट्स सी ऑप्शन ई है या नहीं, अच्छा वो भी आपके साथ 6th आर्च से होगा, ठीक है। तो ये याद रखो, डक्टस आर्टीरियोसिस और पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक और डक्टस आर्टीरियोसिस दोनों का काम है 6th नंबर नर्व के साथ, ठीक है, 6th नंबर आर्च के साथ, सॉरी, ठीक है। तो डक्टस आर्टीरियोसिस और पल्मोनरी ट्रंक 6th आर्च याद रखें, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। A patient loses a significant amount of blood within 30 minutes. Which of the following is the earliest compensatory mechanism? तो जब भी एक बंदे को सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ ब्लड होगा तो उसमें आपके साथ वीनस रिटर्न बहुत ज़्यादा हो जाएगा या इंक्रीज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो बॉडी का फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट ब्लड लॉस क्या होता है कि सबसे पहले वो आपके साथ इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ब्लड रिटर्निंग टू हार्ट, जिसे हम कहते हैं वीनस रिटर्न। तो सबसे पहले काम इसका होगा कि वीनस रिटर्न को ये इंक्रीज़ करेगा थ्रू द वेजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। और उसके साथ आपके साथ वीनस रिटर्न इंक्रीज़ हो जाएगा। A pregnant woman presents with loss of sensation below the waist, hypotension, warm extremities after RTA type of shock। जब भी आपको वार्म एक्सट्रीमिटीज़ मिली, ठीक है, तो इसमें आपके साथ
सेप्टिक शॉक आप इसमें जो है डिफरेंशियल्स में ला सकते हो, लेकिन सेप्टिक शॉक में हमेशा आपको फ़ीवर की हिस्ट्री दी गई होगी। यहाँ पे फ़ीवर की हिस्ट्री नहीं है, तो हम सेप्टिक शॉक की बजाय न्यूरोजेनिक शॉक में भी आपको वार्म एक्सट्रीमिटीज़ मिलते हैं, तो आप न्यूरोजेनिक के पीछे जाओ। इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज़ टिपिकली इंक्रीज्ड। तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में आपके साथ कौन सी चीज़ इंक्रीज़ होगी, ये आप याद रखो कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में आपके साथ टीएलसी, एफआरसी और रेजिजुअल वॉल्यूम, टीएलसी फोर्स्ड, एफआरसी फोर्स्ड रेजिडुअल कैपेसिटी और रेजिजुअल वॉल्यूम ये इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है। जो आपके साथ एक्सपायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम है और FEV1/FVC है वो आपके साथ डिक्रीज्ड होंगे ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में, ठीक है। तो TLC, FRC और RV ये इंक्रीज़ होंगे, ERV और FEV1/FVC आपके साथ डिक्रीज़ होंगे। जो आपके साथ रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है उसमें TLC, FRC और रेजिजुअल वॉल्यूम ये आपके साथ, उसके साथ एक्सपायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम भी है, ये चारों चीज़ें आपके साथ डिक्रीज्ड होंगी, ठीक है। और आपके साथ FEV1/FVC रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में इंक्रीज्ड होगा। लेट मी रिपीट, TLC, FRC रेजिजुअल वॉल्यूम ऑब्स्ट्रक्टिव में इंक्रीज्ड होंगे, TLC, FRC रेजिजुअल वॉल्यूम आपके साथ रिस्ट्रिक्टिव में कम होंगे। अच्छा, एक्सपायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम आपके साथ ऑब्स्ट्रक्टिव में कम होगा और वो आपके साथ रिस्ट्रिक्टिव में भी कम होगा, ठीक है। अच्छा, फिर FEV1/FVC की बात है तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव में आपके साथ कम होता है और FEV1/FVC रिस्ट्रिक्टिव में आपके साथ इंक्रीज्ड होता है, ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने यहाँ पे भी दिया है, लेकिन जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया वो बेस्ट, वो आप उसको याद रखो, वो बेस्ट तरीका है, ठीक है। उससे सारे MCQs आपके कवर हो जाएंगे। अच्छा, लंग रीजन ये भी आप पॉज करके, अगर वो आपको याद नहीं हो रहा तो इसको आप माइंड में रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अ लंग रीजन विद लो V/Q रेशो हैज़ इम्पेयर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। एक लंग रीजन है जिसमें आपके पास लो V/Q है, तो उसमें आपके साथ क्या चीज़ इम्पेयर होगी, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज आपके साथ डिक्रीज्ड होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज आपके साथ डिक्रीज़ होगा, तो ये भी आप याद रखो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो आपके साथ अच्छा, ये है एरिया ऑफ लंग, ब्लड फ्लो, वेंटिलेशन V/Q, PO2 और आपके साथ PCO2 है, ठीक है। तो आपने इसमें याद रखना है, एपिक्स में आपके साथ दो चीज़ें हाई होती हैं, वो दो चीज़ें क्या हैं, वो आपके साथ V/Q है और ऑक्सीजन है। V/Q और ऑक्सीजन आपके साथ हाई होंगी एपिक्स पे, बाकी सारी चीज़ें लो होंगी एपिक्स पे, ठीक है। और ये बेस उसका ऑपोजिट है, ठीक है। जो बेस पे चीज़ें हैं वो उसके ऑपोजिट है, वहाँ पे V/Q लो होगा और ऑक्सीजन उसके साथ लो होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा और आपके साथ जो है इसमें हायर और क्या चीज़ें होंगी, वेंटिलेशन ज़्यादा होगा, ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है 35-year-old pregnant woman came into the OPD for antenatal checkup and intrauterine diagnosis of Down syndrome was made. Which of the following is the karyotype of Down syndrome? तो karyotype of Down syndrome है 47XX plus 21। 21 जब भी आपको किसी भी आंसर में मिले तो दैट इज़ डाउन सिंड्रोम, ठीक है। इसको हम 47XX plus 21 भी कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनल प्रोफाइल इन पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन। तो ये मैंने आपको पहले भी कहा था इस पिछले वीडियोस में कि आफ्टर मीनोपॉज आपके साथ FSH और LH इंक्रीज़ होगा और एस्ट्रोजन कम होगा, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। वही टेबल फिर इन्होंने यहाँ पे दिया है, तो एक पेरी मीनोपॉज होता है, एक अर्ली मीनोपॉज, एक लेट मीनोपॉज।
लेट में तो याद रखो सारे डिक्रीज्ड होंगे। अर्ली मीनोपाज में आपके साथ LH और FSH इंक्रीज होगा, बाकी सारी चीज़ें डिक्रीज्ड होंगी। और पेरी मीनोपॉज में उसके साथ GnRH भी इंक्रीज होता है, ठीक है। GnRH, LH और FSH इंक्रीज होते हैं, बाकी सारे आपके साथ डिक्रीज्ड होते हैं। 60-year-old post-menopausal woman presents with complaint of dyspareunia, itching and dry vagina. Which of the following treatment for atopic vaginitis? तो atopic vaginitis के लिए हम एक वाटर बेस्ड या सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट देते हैं और उन्हें कहते हैं कि यू शुड यूज़ इट ड्यूरिंग इंटरकोर्स। अच्छा, सॉरी फॉर दिस। इसमें हम एस्ट्रोजन क्रीम देते हैं, ठीक है। ये सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट हम नहीं देते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग यू शुड गिव इज़ द एस्ट्रोजन क्रीम। एट्रोपिक वेजाइनाइटिस क्या चीज़ है? ये आपके साथ कंडीशन है जहाँ पे वेजाइनल वॉल्स आपके साथ थिन होंगे, ड्राई और इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे, तो उस केसेस में आप एस्ट्रोजन क्रीम्स देते हो, ठीक है। लुब्रिकेंट भी दे सकते हो, लेकिन ये आपके साथ टेम्पररी रिलीफ देता है, ठीक है। टेम्पररी रिलीफ तो परमानेंट ये आप दे सकते हो, लेकिन इट गिव्स टेम्पररी रिलीफ। द एक्चुअल आंसर इज़ एस्ट्रोजन क्रीम। तो आपने एस्ट्रोजन क्रीम देना है, सही है, ये याद रखो। सीक्वेंस इवेंट इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, तो ये रिपीट है DTBP। मैंने किस तरह याद करवाया है? DTBP ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर, DTBP। यूट्राइन आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ, तो यूट्राइन आर्टरी किस चीज़ का ब्रांच है? ये इंटरनल इलियक आर्टरी का ब्रांच है, सही है। ल्यूकीमिया पेशेंट अंडरगोइंग कीमोथेरेपी, ट्यूमर सेल डिक्रीज इन साइज ड्यू टू, तो जब भी डिक्रीज साइज की बात आ जाए एपोप्टोसिस डायरेक्टली लिखना है। बॉय कंटिन्यूसली फेलिंग इन एग्ज़ाम, ही इज़ डूइंग एंगर, तो ये एग्ज़ाम का गुस्सा किसी और पे निकालना या किसी भी चीज़ का गुस्सा किसी और पे डिस्प्लेस करवाना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आफ्टर आर्ट, ये एक्सीडेंट पेशेंट इज़ टॉकिंग नॉन स्टॉप बट अनेबल टू कम्प्रीहेंड, फ्लुएंट है, ठीक है, तो इसका मतलब है ब्रो का रूल आउट हो गया एंड बिकम्स वर्निकी। ब्रोका में मैंने आपको कहा था कि यू शुड रिमेंबर ब्रोकन माउथ, ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक और टॉक, ठीक है। सो दिस इज़ वर्निकीज, ये भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। हाउ मीनोपॉज इज़ डिफाइंड, तो मीनोपॉज को हम डिफाइन करते हैं कि पेशेंट को एमेन्यूरिया होगा 1 ईयर के लिए, उसके साथ हॉट फ्लैशेस होंगे, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी रिसीव इनहिबिटरी इनपुट फ्रॉम द हाइपोथैलेमस फॉर विच हार्मोन, तो एंटीरियर पिट्यूटरी आपके साथ इनहिबिटरी जो इनपुट है वो किस चीज़ के लिए रिसीव करेगा? प्रोलेक्टिन के लिए रिसीव करेगा, ठीक है। A reproductive age woman presents with hair growth on face and chest, also has secretion from breast on investigation, LH FSH ratio 2 ratio 1, प्रोलेक्टिन इंक्रीज है, टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज है, तो लाइकली कॉज क्या होगा? जब भी आपको हेयर ग्रोथ वोमेन में मिलता है ऑन फेस या चेस्ट, तो आपके माइंड में डायरेक्टली PCOS आना चाहिए, ठीक है। तो हिरसुटिज्म उसका मेन कॉमन कंप्लेंट होता है इन वोमेन, तो दैट इज़ PCOS। फिर उसके बाद है फीमेल को एब्डोमिनल सर्जरी हुई है एंड गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर डेवलप सेप्सिस ऑर्गेनिज्म इज़, तो ये एब्डोमिनल सर्जरी या गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर के बाद सेप्सिस बैक्टीरियोइड फ्रेजिलिस की वजह से होता है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये इनएरोब बैक्टीरियम है और आपके साथ नॉर्मल गट फ्लोरा में मिलता है आपको, ठीक है। ये आपको एब्डोमिनल और गायनोकोलॉजिकल सर्जरीज के बाद मिलेगा, ठीक है। और ये आपके ब्लड स्ट्रीम में इंटर करके सीरियस इन्फेक्शंस लाइक सेप्सिस और पेरिटोनाइटिस कॉज करवाता है। A patient presents with infected wound, which of the following nursing care should be the priority? अच्छा, तो एक पेशेंट है उसको इन्फेक्टेड वाउंड है, तो आपने क्या चीज़ करनी है? उसको आपने स्टेराइल वाउंड केयर करवाना है, ठीक है। Which of the following is the most common cause of nosocomial infection in hospital? तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन हॉस्पिटल में क्या होगा?
कि आप प्रॉपरली हैंड वॉशिंग नहीं करते आफ्टर ग्लव रिमूवल। अ पेशेंट डेवलप पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्टेड वाउंड। फिर उसके बाद आफ्टर हिस्टेरेक्टमी द लाइकली कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज़ दैट इज़ योर स्टेफोरियस। ठीक है, स्टेफोरियस आपके साथ सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस में सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो याद रखो स्टेफोरियस फॉर सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस। अच्छा, एपिथीलियम ऑफ एसोफेगस का पूछा है, तो एसोफेगस में आपको स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथीलियम मिलता है। ठीक है, न्यूक्लियाई फॉर प्रोटीन सिंथेसिस कौन से हैं? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए न्यूक्लियाई आपके साथ यूक्रोमाटिन है। ठीक है, यूक्रोमाटिन इज़ द न्यूक्लियाई। 40-year-old woman with postcoital bleeding। अच्छा, postcoital bleeding है, ऑन एग्जामिनेशन cervix was bleeding ऑन टच, तो ये क्या चीज़ है? इसके लिए हम पेप स्मीयर करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, मैकल्स डाइवर्टिकुलम इज़ रेमिनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो मैकल डाइवर्टिकुलम आपके साथ योग सैक डक्ट से इसका रेमिनेंट है। योग सैक डक्ट का रेमिनेंट आपके साथ क्या है? दैट इज़ योर मैकल्स डाइवर्टिकुलम। वुमेन को जो है पीसीओएस सस्पेक्टेड है और वो इनफर्टिलिटी एवेल्युएशन के लिए आई है, एफएसएच और एलएच टेस्ट उसका करवाया गया, तो इसको आपने इट शुड बी परफॉर्म्ड एट, तो इसको आपने सेकंड और फिफ्थ डे पे परफॉर्म करवाना है। ठीक है, जब भी एक वुमेन को सस्पेक्टेड पीसीओएस हो और उसका एलएच और एफएसएच डिरेंज्ड हो, तो 2.5 ऑफ हर मेंस्ट्रुअल साइकिल डे पे। ठीक है, तो before अच्छा, this timing duration during the early follicular phase provides a baseline for evaluating these hormones before LH surge and ovulation. Pudendal block will anesthetize which of the following? तो pudendal nerve आपके साथ anesthetize करता है S2 से S4 तक, S2 S3 और S4 तक। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है 46-year-old presents with generalized weakness and bilateral ptosis। जनरलाइज वीकनेस और बायलैटरल टोसिस की बात की जाए, ठीक है, तो उसमें आपने कौन सा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग देना है? दैट इज़ योर एडोरफोनियम। ठीक है, एडोरफोनियम। अच्छा, फिर 22-year-old प्रेग्नेंट वुमेन एट 39 वीक्स, जनरल गेस्टेशनल एज होगा, presents in active labor with 7 centimeters, suddenly started heavy vaginal bleeding and fetal distress, which of the following is the next step in management? उसको आपने फिर डायरेक्टली सी सेक्शन करवाना है। ठीक है, फीटल डिस्ट्रेस जब होगा तो आपने सी सेक्शन करवाना है। 30-year-old pregnant female presents in ER with complaints of painless heavy vaginal bleeding, abdomen was soft and non-tender, which of the following is your diagnosis? तो ये आपके साथ होगा प्लेसेंटा प्रीविया। जब भी एक फ़ीमेल पेशेंट आपके साथ आई और उसको पेनलेस हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग है, तो प्लेसेंटा प्रीविया, ये पेनलेस इसका कीवर्ड है। एक आपके साथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेनलेस ब्लीड होता है, उसे हम थ्रेटन्ड मिसकैरेज कहते हैं। आफ्टर 20 वीक्स अगर पेनलेस ब्लीड आया तो उसको हम प्लेसेंटा प्रीविया या वासा प्रीविया कहेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास 20 वीक्स के बाद पेनफुल ब्लीड आया तो उसको हम कहते हैं एब्रप्शियो प्लेसेंटा। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? वी विल कॉल दैट एब्रप्शियो प्लेसेंटा। फिर उसके बाद है 29-year-old pregnant woman has delivered baby having microcephaly, microphthalmia, intracerebral intracranial calcification, which of the following is the causative organism? तो इसका causative organism आपके साथ है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ठीक है, इसमें माइक्रोसेफेली, माइक्रोफ्थेल्मिया, इंट्रासेरेब्रल कैल्सिफिकेशंस आपको मिलते हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोनेडाई में। ठीक है, ये आपके साथ जो है कैल्सिफिकेशन जो कॉन्जेनिटल सीएमवी में होती हैं वो आपके साथ पेरीवेंट्रिकुलर होती हैं, लेकिन इंट्रासेरेब्रल कैल्सिफिकेशन की बात आए तो उसमें आपने फिर टॉक्सोप्लाज्मोसिस की बात करनी है। ठीक है, 52-year-old known case of chronic kidney disease now develop pallor and easy fatigue. Her CBC shows normochromic normocytic anemia, तो इसमें cause of anemia क्या होगा? This will be due to decreased erythropoietin।
A young male presents with recurrent epistaxis about 6 episodes and having a nasal mass that is invading infratemporal fossa. ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? दैट इज़ द एंजियोफाइब्रोमा। ठीक है, एंजियोफाइब्रोमा में यंग मेल होगा, उसको रिकरेंट एपिस्टेक्सिस होंगी एंड अ नेज़ल मास होगा जो आपके साथ इंफ्राटेम्पोरल फोसा को इन्वेट करेगा। तो दिस इज़ एंजियोफाइब्रोमा, जिसे हम जुवेनाइल नेजोफेरिंजियल एंजियोफाइब्रोमा भी कहते हैं। 7-year-old child presents with sore throat, fever, and a thick grey pseudomembrane over the tonsil. He is diagnosed with Corynebacterium diphtheria. Later, he developed myocarditis due to immune-mediated injury. तो डिप्थीरिया तो टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी में होगा ना, तो टाइप 3 एक ही ऑप्शन है, तो उसी के पास आप जाओ। इम्यून कम्प्लेक्स मीडिएटेड। ग्रोथ हार्मोन आपके साथ किस चीज़ से स्टिमुलेट होता है? ये सबसे पहले आप इसमें हैन निमोनिक याद रखो, हाइपोग्लाइसीमिया, एक्सरसाइज और नॉन रेम स्लीप। तो ग्रोथ हार्मोन की बात आ जाए उसमें हैन याद रखना है, ठीक है, HEN। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, एक्सरसाइज, नॉन रेम और उसके बाद फिर रेम स्लीप आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स? तो कौन सा हार्मोन है जो आपके साथ मेटाबॉलिज्म करवाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स का? दैट इज़ योर इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन आपके साथ जो है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स करवाता है। कोलोस्ट्रम कंटेन मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो कोलोस्ट्रम आपके साथ आईजीए, उसमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है आईजीए की। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन विद क्रॉनिक रीनल फेलियर कम्स फॉर फॉलोअप। अच्छा, एक क्रॉनिक रीनल फेलियर की पेशेंट है, एक प्रेग्नेंट वुमेन है, वो फॉलोअप इन्वेस्टिगेशन के लिए आई है, तो आपने उसमें क्या चीज़ मॉनिटर करनी है? उसमें आपने क्रेटिनिन को देखना है। ठीक है, 53-year-old lady is concerned about strong family history of breast cancer and ischemic heart disease. Her sister died of MI. She is also concerned about osteoporosis. So which prophylaxis drug will you give in osteoporosis? That is your ऑप्शन नंबर सी, रिलॉक्सीफिन। ठीक है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा पेशेंट हो और प्रीमिनोपॉजल वुमेन हो, ठीक है, या पोस्ट मिनोपॉजल वुमेन हो, तो उसमें हम टीमोक्सिफिन देते हैं। ब्रेस्ट कार्सिनोमा पोस्ट मिनोपॉज वुमेन में होगा तो एरोमेटेज इनहिबिटर दोगे। अगर ब्रेस्ट कार्सिनोमा की प्रिवेंशन करनी है और उसमें रिस्क ऑफ आईएचडी भी है और ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह भी है, ठीक है, तो रिलॉक्सीफिन दो। लो एस्ट्रोजन ओसीपी आपके साथ हेपेटिक एडिनोमा कॉज करवाता है और हाई एस्ट्रोजन ओसीपी आपके साथ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा करवाता है। एस्ट्रोजन कंटेनिंग ओसीपी आपके साथ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क इंक्रीज करवाएंगे और एचआरटी आपके साथ ब्रेस्ट कार्सिनोमा कॉज करवाता है विच इज़ ग्रेटर देन डीवीटी। 62-year-old postmenopausal woman in case of hypertension and DM presents with postcoital bleeding. Transvaginal ultrasound shows endometrial thickness of 27 mm. Endometrial biopsy reveals atypical endometrial hyperplasia. What is the most appropriate treatment? तो इस केस में हम टोटल एब्डोमिनल hysterectomy करवाएंगे। ठीक है, जब भी आपके साथ एटिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होगा, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे? हमने एंडोमेट्रियल कैंसर को कंसिडर करना है। ठीक है, तो उसमें अगर पोस्ट मिनोपॉजल वुमेन है और उसको हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का रिस्क भी है, ठीक है, तो ये आपके साथ कैंसर की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें क्या हो गया? इसका आंसर है टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी। हमने इसमें हिस्टेरेक्टमी सारा यूट्रस रिमूव कर देना है। पेशेंट अंडरवेंट सर्जरी एंड absorbable suture was used in surgery. Then on first post-op day, drain was removed as surgery was complicated by adhesion. Patient presents on 7 post-op day with complaints of wound infection. ठीक है, 7 post-op डे पे फिर आई, उसको wound infection है, ये फॉरेन बॉडी की वजह से उसको है। ठीक है, फॉरेन बॉडी इसमें करेक्ट आंसर बन रहा है।
because a retained or introduced foreign object is common cause of delayed wound infection। ठीक है। एब्जॉर्बेबल सूचर जो है आपके साथ इस तरह डिज़ाइन होते हैं कि ये आपके साथ ब्रोकन डाउन बाय द बॉडी ओवर टाइम एंड सस्टेन पार्ट ऑफ मैनी सर्जिकल प्रोसीजर्स। अच्छा, patient known case of TB and he's taking anti-tubercular, now he developed SIADH and hyponatremia, which of the following is the cause? तो patient known case of TB है और उसको ATTB है, उसको अभी SIADH develop हुआ and hyponatremia, which of the following is the cause? तो इसका cause जो आपके साथ है that is your drug induced hyponatremia। ठीक है, drug induced hyponatremia। absence of limb is due to mild development of which of these? absence of limb amelia जिसे कहते हैं तो वो mild development of lateral plate mesoderm की वजह से होगा। 22-year-old woman was diagnosed as GDM in her pregnancy. After delivery she has come to you for knowing whether she has diabetes till now or not. Which of the following test? आपने उसमें कौन सा टेस्ट करवाना है? उसमें आपने ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप पेशेंट के ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म आफ्टर अ प्रेगनेंसी कम्प्लिकेटेड बाय गेस्टेशनल डायबिटीज़ करवाते हो तो उसमें आपने ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाना है। ठीक है। 26-year-old pregnant female has paleness and shortness of breath। फिर उसके बाद शी हैज़ HB 9.8, MCV 68 कम है, MCH भी कम है, MCHC नॉर्मल है, फेरेटिन नॉर्मल है। ठीक है। तो ये आपने इसमें HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाना है ताकि आपको पता चले कि इट्स थैलेसीमिया और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। 25-year-old primary gravida is in active labor, the baby head is crowning, you are planning for episiotomy। when to take consent for episiotomy? तो episiotomy का consent इस केस में आपने ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में लेना होता है। ठीक है। अच्छा, फिर है अ फीमेल ट्रेवलिंग ऑन जंपिंग रोड बट शी हैज़ नो ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ यूरेथ्रा प्रिवेंट इट? तो कौन से लेयर ऑफ यूरेथ्रा है जो आपके साथ यूरिन की लीकेज को प्रिवेंट करेगा? दैट इज़ योर आउटर मस्कुलर लेयर। ठीक है, आउटर मस्कुलर लेयर। अच्छा, फिर उसके बाद है ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन पॉज एंड रीड हेयर। अ पेशेंट came in IOPD with complaint of vision loss in both eyes, but he said he can see things from central part but from both peripheral side he is unable to see anything। ठीक है। तो इसको क्या चीज़ हुआ है? उसको पेरिफेरली कुछ नज़र नहीं आ रहा लेकिन सेंट्रली उसको नज़र आ रहा है। दिस इज़ होमोनिमस हेमनोपिया विद मैकुलर स्पेयरिंग, मैकुला इसमें स्पेयर हुआ है। ठीक है। तो इसमें आपके साथ लॉस ऑफ विजन इन द सेम हाफ ऑफ द विजुअल फील्ड होगा इन बोथ आइज। ठीक है। पर्सन जो है आपके साथ अगर उसको राइट होमोनिमस हेमनोपिया है तो ही कैन नॉट सी एनीथिंग टू द राइट ऑफ द मिड लाइन इन आइदर आई। ठीक है। तो बोथ पेरिफेरल साइड्स का मतलब इस क्वेश्चन में क्या है कि ये आपके साथ ऑप्टिक पाथवेज को इन्फेक्ट करवा रहा है आफ्टर द ऑप्टिक कियाज्म। अच्छा, patient presents with post-menopausal bleeding. You told that decision will be made on ultrasound finding. Which of the following ultrasound finding need no further investigation? तो बल्कि यूट्रस होगा जिसमें फाइब्रॉयड होगा तो उसके लिए आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फॉर न्यूट्रोफिल माइग्रेशन टूवर्ड्स द साइट ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो इसमें मैंने आपको कहा था एमरैट, MRAT, ऑप्शन बी। अ फीमेल विद शॉर्ट लोअर वेजाइना, एब्सेंट यूट्रस, सर्विक्स, अपर वेजाइना डिफेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एम्ब्रियोनिक रीजन। तो ये आपके साथ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट में मसला है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जेनिटल रिज डेवलप। तो जेनिटल रिज आपके साथ कहाँ से डेवलप होता है? ये मीडियल एस्पेक्ट ऑफ मीजोनेफ्रिस से डेवलप होता है। ठीक है।
तो मिड लाइन ऑफ सेकेंड मंथ मीजोनेफ्रस जो है आपके साथ एक लार्ज ओवॉइड ऑर्गन ऑन बोथ साइड बना देता है, ठीक है। और इस रिज से जो है आपके साथ द रिज फॉर्म बाय बोथ ऑर्गन इज नोन एज यूरोजेनिटल रिज, ठीक है। A cell under microscope shows amorphous densities, mitochondrial shrinkage and membrane rupture. तो मैंने आपको कहा था कि जब भी आपको श्रिंकेज की बात आ जाए और एपोप्टोसिस ऑप्शन में हो सो यू शुड गो विद दैट। बट लेकिन एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी आपको एमॉर्फस डेंसिटीज़ नज़र आए उसके साथ, तो फिर उसमें आपने इरिवर्सिबल सेल इंजरी लिखना है, ठीक है। एमॉर्फस डेंसिटीज़ या माइटोकॉन्ड्रियल, ये नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया की श्रिंकेज नहीं है, वो सिर्फ श्रिंकेज होगी। माइटोकॉन्ड्रियल श्रिंकेज आपको इरिवर्सिबल सेल इंजरी में मिलेगा। फीमेल पेशेंट प्रेजेंट्स इन गायनी ओपीडी विद यूरिनरी सिम्टम्स, वेजाइनल डिस्चार्ज ऑन कल्चर इट वाज कैटालेस पॉजिटिव, कोगुलेज नेगेटिव, नोवोबायोसिन रेजिस्टेंट, ठीक है। तो ये आपके साथ है सेप्रोफिटिकस, ठीक है। सेप्रोफिटिकस में आपने क्या जानना है कि ये ग्राम पॉजिटिव है, कोगुलेस पॉजिटिव है, कैटालेस पॉजिटिव है, सारी चीज़ें इसमें पॉजिटिव है। और इसका जो टिपिकल डिजीज़ होगा ये आपके साथ एब्सेस, फूड पॉइजनिंग, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम वगैरह कॉज करवाएगा। ये सबसे पहला वाला जो है ये स्टेफोरियस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव, कोगुलेस पॉजिटिव, कैटालेस पॉजिटिव, ठीक है। एपिडर्मिटिस में ग्राम पॉजिटिव, कोगुलेज नेगेटिव होगा, तो फ़र्क इन दोनों में कोगुलेज का है, ठीक है। यहाँ पे कोगुलेज पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। इसमें आपके साथ प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व की इन्फेक्शन होती है एंड हिप्स की, ठीक है। और कॉमन मेंबर ऑफ स्किन फ्लोरा। जो सेप्रोफिटिकस है वो भी आपके साथ कोगुलेज नेगेटिव है, बाकी दोनों उसमें पॉजिटिव है और ये आपके साथ यूटीआई कॉज करवाता है। Female at puberty hair follicle growth depend on androgen. Which factor is independent of androgen? तो एक्नी जो है उसका काम नहीं है एंड्रोजन के साथ, नहीं, पिगमेंटेड हेयर जो है, सॉरी, पिगमेंटेड हेयर का काम नहीं है आपके एंड्रोजन्स के साथ, ठीक है। तो ये याद रखो कि एक फ़ीमेल है, प्यूबर्टी में आई है, हेयर फॉलिकल ग्रोथ उसका डिपेंड करता है ऑन एंड्रोजन्स, लेकिन इसमें ऐसा कौन सा फैक्टर है? एक्नी तो लाजमी बात है कि एंड्रोजन्स की वजह से, टेस्टोस्टेरोन की वजह से स्पेसिफिकली होता है। थिक हेयर भी आपके साथ एंड्रोजन्स की वजह से होगा, ठीक है। सीबम प्रोडक्शन, ग्रोथ ऑफ हेयर भी एंड्रोजन्स की वजह से होता है, लेकिन पिगमेंटेड हेयर एंड्रोजन की वजह से नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज़ इंडिपेंडेंट। A boy has compound fracture of tibia. Now he is complaining of severe pain. Which of the following painkiller you will recommend? Compound fracture है टिबिया का, अभी उसको बहुत ज़्यादा severe pain हो रहा है, तो आपने उसको ऑक्सीकोडीन देना है, ठीक है। उस पेशेंट को या एक बॉय को कंपाउंड फ्रैक्चर है टिबिया का, सिवियर पेन हो रहा है, आपने उसको देना है ऑक्सीकोडीन, ठीक है। ऑक्सीकोडीन स्ट्रॉन्ग ओपियोइड एनाल्जेसिक है और ये गोल्ड स्टैंडर्ड है किस चीज़ के लिए? सिवियर एक्यूट पेन के लिए, ठीक है, जो आपके साथ मेजर ट्रॉमास के बाद होता है, लाइक कंपाउंड फ्रैक्चर। 58-year-old lady is taking anti-tubercular for pulmonary TB. Now she has difficulty in differentiating red color from other. तो ये ऑलरेडी रिपीटेड है, रेड कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, आई में मसला है, दैट इज़ ड्यू टू ई फॉर आई, ई फॉर इथेम्ब्यूटोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पावरफुल ट्रांसपोर्टर इन द गट म्यूकोजा विच कॉज एब्जॉर्ब्ड स्टफ बैक इनटू द गट ल्यूमन? तो ये है पी ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। 17-year-old girl presented with amenorrhea. She said she never had her menstruation. On examination, she has well developed breast, axillary, and pubic hair. She also said that she has cyclical pain, which is worsening now, and she has bluish membrane on per vaginal examination. तो आपको जब भी एक ब्लूइश मेम्ब्रेन मिलती है पर विजाइनल एग्जामिनेशन पे, ठीक है,
तो इसका ये क्या है, ये आपके साथ इम्परफोरेट हाइमन है, ठीक है। इम्परफोरेट हाइमन में जो आपके साथ चीज़ें मिलेंगी आपको, प्राइमरी एमेनोरिया, वर्सनिंग एब्डोमिनल पेन, ठीक है, ये आपको मिलेंगी, ठीक है। और एक ब्लूइश मेम्ब्रेन या साइक्लिक पेन आपको MRKH में, नो साइक्लिक पेन या ब्लूइश मेम्ब्रेन ये आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन इम्परफोरेट हाइमन में आपको साइक्लिक पेन और ब्लूइश मेम्ब्रेन नज़र आएगा। 18-year-old girl presents with primary amenorrhea on examination. She has well developed breast, axillary and pubic hair. She also has cyclical pain which is worsening now. There is cystic dilation from vagina to cervix. How will you treat? तो इसको हम ट्रीट करते हैं बाय ट्रांजैक्शन ऑफ विजाइनल सेप्टम, ठीक है। Transaction of vaginal septum. 13-year-old girl presents with primary amenorrhea and urinary retention on examination. She has well developed breast, axillary, and pubic hair. She also has cyclical pain which is worsening now. What is the diagnosis? तो ये भी सिमिलर सिनेरियो है इम्परफोरेट हाइमन का, ठीक है। प्राइमरी एमेनोरिया, यूरिनरी रिटेंशन है, ठीक है, उसको वेल डेवलप्ड ब्रेस्ट्स है और एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर भी वेल डेवलप्ड है, और उसको साइक्लिक पेन हो रहा है जो आपके साथ अभी वर्स है, होता जा रहा है। दिस इज़ इम्परफोरेट हाइमन, ठीक है। यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन भी आपको इम्परफोरेट हाइमन में मिलता है ज़्यादा, लाइक मोर देन ट्रांसवर्स विजाइनल सिम्टम सेप्टम। 18-year-old girl presents with primary amenorrhea, ठीक है। On examination, she has well developed breast, axillary, and pubic hair. She also has cyclical pain for 3 months, bilateral mass, and pinkish membrane per vaginal examination. ठीक है, तो ये फिर आपको imperforate hymen with hematocele की तरफ जा रहा है। 14-year-old girl presents with primary amenorrhea. She has bilateral inguinal masses. तो आपने इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करवाना है, बायलैटरल इंग्वाइनल मासेस है और उसको प्राइमरी एमेनोरिया है, तो आपने अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन एंड पेल्विस करवाना है, ठीक है। तो ये अबव केस जो है एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम का है। इसमें पेशेंट को प्राइमरी एमेनोरिया और इंग्वाइनल मासेस जो है उसके साथ प्रेजेंट करता है पेशेंट, और उसके लिए हम सबसे पहले एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हैं एंड पेल्विक अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो हम उसमें चेक करते हैं कि या आपके साथ यूट्रस प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने, अगर एक यंग गर्ल है, प्राइमरी एमेनोरिया है और बायलैटरल इंग्वाइनल मासेस है, दिस इज़ अ केस ऑफ एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, और उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम करवाएंगे अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन एंड पेल्विस, ठीक है। सो फॉर फर्स्ट लेक्चर ऑफ गायनी दिस वाज इनफ। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो काइंडली कमेंट्स करें और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।